अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू काम कहानी, अ पॉडकास्ट फॉर द करियर क्यूरियस। आज हमारे साथ मौजूद हैं शहाब याकूब साहब। ही इज़ एन एजुकेशनिस्ट, अ मैथ टीचर एंड द को-फाउंडर ऑफ क्रेडो कॉलेज। अस्सलाम वालेकुम। Walaikum assalam. वेलकम टू काम कहानी। Thank you. Thank you for the invitation. Glad to be here. माय प्लेजर एंड व्हाट अ ग्रेट टाइम टू बी एन एजुकेशनिस्ट। आजकल तो ज़माना चल रहा है, एजुकेशन इज़ ऑन एवरीवन्स माइंड। Education. So just tell us about your journey in this field as a teacher and then later as a co-founder. Should I start from my childhood? Yeah, university years. Please start from as early as you're comfortable with. जितना मुझे याद है मैं वहाँ से स्टार्ट करता हूँ। पढ़ने का हमेशा से शौक था, खेलने का भी था, लेकिन उनमें से जो नर्डिश टाइप के कि पढ़ाई सबसे पहले। और जब यूनिवर्सिटी के लिए आफ्टर ओ लेवल्स एंड ए लेवल्स यूएस जाना हुआ, तो वहाँ पर जो पहला साल होता है दैट्स अ फ्रेशमैन ईयर, और दूसरा साल सोफोमोर ईयर से आप ऑन कैंपस जॉब जो कर सकते हैं दैट इज ट्यूटरिंग। वो कोर्सेज जो आप खुद पढ़ चुके हैं, जिसमें आपने अच्छा एक्सेल किया, चाहे वो प्री एल्जेब्रा हो, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इस टाइप की चीज़ें। तो माशाल्लाह से ग्रेड्स अच्छे आए और ऑन कैंपस जॉब भी करनी थी, 20 आवर्स पर वीक कर सकते हैं। तो जो सबसे साफ सुथरी जॉब मुझे लगी वो ये लगी, तो मैंने इससे स्टार्ट किया। अच्छा, उससे पहले पाकिस्तान में बहुत ही हल्की फुल्की ट्यूशन पढ़ाई थी, तो थोड़ा सा तो आइडिया था। अब मैंने ये देखा कि जब मैं लोगों को पढ़ाता था और जो अमेरिकन होते थे उनको शायद देसी तरीका बहुत अच्छा लगता था, तो उनके ग्रेड्स बहुत अच्छे इंप्रूव होते थे। शायद मेरे अपने उतने ड्रास्टिकली इंप्रूव नहीं होते थे कुछ कमजोर सब्जेक्ट्स में, लेकिन उनके मैं ज्यादा इंप्रूव करा देता था। तो वहाँ मुझे हमेशा एक एहसास था कि अगर मुझे कभी टीचिंग में आना हुआ तो मैं टीचिंग में आऊँगा। बाय द वे, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बैचलर्स कर रहा था और मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। दूसरा साल भी ऐसे गुजरा, तीसरा भी, चौथा भी, इस तरह ऑन एंड ऑफ मैं पीए ट्यूटरिंग से वाबस्ता रहा। उसके बाद जब पाकिस्तान आना हुआ तो मैंने अपनी इंजीनियरिंग की जॉब्स ट्राई की। एट द सेम टाइम जस्ट फॉर फन मैंने एक आध जगह पे टीचिंग स्टार्ट कर ली, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एडवांस। अब वो वाली बात है कि जब आप अपने किंग होते हैं अपनी क्लासरूम के, तो वो फिर किसी के नीचे काम करने में मज़ा नहीं आता। तो मुझे इंजीनियरिंग की जॉब मिल गई। मैं 2 दिन गया, आई थिंक ज़िंदगी का बहुत ही ड्रास्टिक फैसला किया कि ठीक है, मैंने इंजीनियरिंग की, यूएस से सब कुछ किया, लेकिन मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी, मुझे अब टीचिंग करनी है। तो ऑल ऑफ अ सडन यानी टीचिंग स्टार्ट की थी जस्ट फॉर फन, लेकिन आई एंजॉयड इट वेरी मच। तो 2 दिन में यू मेड द डिसीजन? आई मेड द डिसीजन। मैंने उनको मना कर दिया। एक दिन मैंने छुट्टी की और मेरे एक जानने वाले ने मुझे टोयोटा की कोई क्या कहते हैं सब्सिडरी कंपनी थी, तो वहाँ मुझे लगाया। तो मैंने कहा नहीं, मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, मैं टीचिंग ही कंटिन्यू करूँगा। और उस वक्त मैं एक नॉर्मल से स्कूल के अंदर था। माशाल्लाह फिर आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे और स्कूल्स में पढ़ाता गया, एंड दैट्स हाउ माय जर्नी बिगन। टेक्निकली आई जस्ट फॉलोड माय पैशन। आई मेड अ वेरी वेरी क्रिटिकल डिसीजन कि एक इंजीनियरिंग जिसके लिए मैंने पूरा दिलो जान लगाया, माँ बाप की हार्ड अर्न मनी लगाई, खुद भी वहाँ मैंने और जॉब्स की, मैंने मनी अर्न किया। लेकिन चूंकि मेरा शौक चेंज हो चुका था, मैथ्स में मुझे मज़ा आता था, लेकिन इंजीनियरिंग में मुझे फील्ड में जाने का मूड नहीं था, मैं किताबी आदमी था। तो इसलिए फिर मैं टीचिंग की लाइन में आया। So you're a math teaching specialist. You teach only math? नहीं, इनिशियली तो मैं मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सब कुछ पढ़ाता था, लेकिन 1-2 सालों के बाद मैंने रियलाइज किया कि देयर इज टू मच ऑन द प्लेट, तो मुझे कहीं ना कहीं उसको स्ट्रीमलाइन करना है। तो मैथ्स और एडवांस ओ लेवल्स के लेवल पर और ए लेवल मैथ्स, यहाँ मैंने अपना फोकस किया। एक बात बताएं, why do a lot of people, और हम ये बात भी कर रहे थे before this started, why do so many people claim to hate math or claim to not be a math person? I think शायद मैं भी यही क्लेम करता अगर मुझे अच्छे टीचर्स ना मिलते। मैं मैथ्स में नॉर्मल था, अभी भी मैं नहीं कहूँगा मैं जीनियस हूँ। हाँ, मैं मेहनत करता हूँ, मैं इंक्विजिटिव हूँ। मैथ्स में अगर आप बच्चे को उसके लेवल पे उतर के पढ़ाएं, सुकून से पढ़ाएं, टीचर पढ़ाने वाला वो शौक से पढ़ा रहा हो। एक वो जो होते हैं, सॉरी टू से, जो मजबूरी में टीचर बन गए, चूंकि वो कुछ और नहीं कर सके, तो उनको खुद एतमाद नहीं है उस फील्ड पे, उनको खुद अपने पेशे से मोहब्बत नहीं है, तो वो अपनी मोहब्बत दूसरे को कैसे कन्वर्ट करेंगे।
जो अपने पेशे से मोहब्बत रखता है, जो टीचिंग को वाकई सीरियस लेता है, जिसको खुद मैथ्स करने में मजा आता है। मुझे पिछले अल्हम्दुलिल्लाह 20+ ईयर्स, ऑलमोस्ट 25 ईयर्स हो रहे मैथ्स पढ़ाते हुए, मुझे कभी भी ये महसूस नहीं हुआ, चाहे मैं अपने कॉलेज में हूँ, अपने स्कूल में हूँ, या मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ मैंने पढ़ा है, कराची ग्रामर एंड लाइसियम एंड लॉट ऑफ अदर प्लेसेस, कि मैं काम पे जा रहा हूँ। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि मैं जा रहा हूँ बच्चों से मिलने के लिए, वो दूसरी बात है कि आई एम गेटिंग पेड फॉर इट। Wow. So how did you decide to become an entrepreneur? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। यानी एक टीचर की ख्वाहिश होती है कि अगर मुख्तलिफ जगहों पर उसने काम किया हुआ है, उसके प्लस माइनस उसने ऑब्जर्व किए हुए, तो किसी ना किसी पॉइंट पर उसको दिल चाहता है, ये नहीं कि वो टीचिंग से उकता गया, कि मेरे आइडियल्स के हिसाब से, मेरे विजन के हिसाब से मैं भी अपना कोई कॉलेज बनाऊं। पैसा, बहुत सारे लोग समझते हैं कि सिर्फ पैसा मोटिवेटिंग फैक्टर है। द आंसर इज नो। शायद बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो फ्रीलांस काम करते हुए मुख्तलिफ जगहों पे दे अर्निंग रियली गुड बक्स, ठीक है। और द मेन थीम इज कि मैं अपने विजन के हिसाब से कोई चीज बनाऊं, तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी आई, कुछ लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स मिले, उनसे बातचीत हुई, और मुझे ये फील हुआ कि हाँ, ये ऐसे लोग हैं जिनसे मेरी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी मेरी मिलती है। सो दैट अपॉर्चुनिटी केम इन 2016, और मोर और लेस इसी टाइप का महीना था, आई थिंक सितंबर अक्टूबर प्लस माइनस इस तरह का कुछ था। तो उसके अंदर हम लोगों ने डिसाइड किया कि वी शुड गो एंड ओपन अप अ कॉलेज। और मैं गुलशन में रहता तो था, लेकिन मेरा सारा पढ़ाना ब्रिज के इस पार था। तो वो गुलशन में अपॉर्चुनिटी आई कि यानी गुलशन के कुछ ब्लॉक्स, जैसे ब्लॉक 7 शायद मैंने इतना देखा नहीं था अपनी जिंदगी में, मैंने क्रेडो बनने के बाद देखा। तो बस अल्लाह ताला की तरफ से एक अपॉर्चुनिटी आई, और शायद मैं दिमाग से ज्यादा दिल से फैसले करता हूँ, तो मुझे वो फील हुआ कि यस, दिस इज द राइट टाइम, मुझे इसके अंदर उतरना चाहिए। एंड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीजें जिसका पहले कोई तजुर्बा नहीं था, वो ट्राई आउट की, मिस्टेक्स भी की, सीखा, अपनी गलतियों से सीखा, इम्प्रूव किया, और अभी तक माशाल्लाह बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। Brilliant. And I've seen Credo, you doing a wonderful job. At least it looks like a really impressive building. प्लीज बिल्कुल आएगा, आपको पूरा विजिट कराएंगे। I'd love to. I'd love to. एक सवाल है, often people say कि education और profits cannot go together. ठीक है, या तो आप पैसे बना लें, या फिर आप मुकम्मल तौर पर एजुकेशन पे तवज्जो दें। फॉर एग्जांपल, an organization like a governmental organization would be much better suited to providing education because उसका और कोई ulterior motive नहीं होता, right? So how do you match and how do you balance profits versus quality education? देखिए, जहां तक इस चीज की बात है कि असूली तौर पे तो अगर देखा जाए आइडियल सिनेरियो में, ये गवर्नमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो एजुकेशन इट शुड बी इक्वल फॉर ऑल। ना वो रिलीजियस बेसिस के ऊपर उसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन होनी चाहिए, ना वो प्राइवेट वर्सेस नॉन प्राइवेट होनी चाहिए। होना तो वैसे ये चाहिए कि जैसे यूएस के अंदर होता है। अब उसमें भी एलीट स्कूल्स होते हैं, लेकिन आम आवाम के लिए टेक्निकली एक ही स्कूल होता है, चाहे यूरोप हो जाए एंड सो ऑन। तो चूंकि वी आर नॉट लिविंग इन सच आइडियल कंडीशंस, तो यहाँ हालात के हिसाब से लोगों ने अपनी अपनी इनोवेशन की, और जो इस फील्ड के अंदर स्टार्ट करने वाले लोग हैं, फॉर एग्जांपल सिटी स्कूल हो गया, बीकन हाउस हो गया, फाउंडेशन हुआ, तो उनको आप ये क्रेडिट देंगे कि उन्होंने एक आम आदमी के लिए, कि जो शायद एचएसएम या ग्रामर नहीं जाता था, उन्होंने भी एक राह निकाली कि ठीक है, तुम भी उस टाइप की कोई चीजें पढ़ सकते हो और तुम भी अपना नाम पैदा कर सकते हो। तो ये आई थिंक 1979 में शायद सिटी, बीकन पहले था, सिटी उसमें से स्टेम आउट हुआ था इन 1984। तो मैंने सिटी स्कूल से पढ़ा। तो यहां पर जो है वो कि दे आर डूइंग अ सर्विस। अब वो एक ऑनेस्टी की बात होती है कि आप प्रॉफिट वर्सेस एजुकेशन, मेरे ख्याल से ये दोनों चीजें कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। जैसे तिजारत करना अंबिया का पेशा है, तो इसी तरीके से अगर हक हलाल की कोई मेहनत करके एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और उसके अंदर वो ऑनेस्टी दिखा रहा है, तो मेरे ख्याल से इससे बड़ी सर्विस कोई और नहीं है। और बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हम लोग यानी रिवील नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ आपको मैं हिंट दे रहा हूं कि आई मीन बहुत सारे ऐसे भी सिनेरियोज होते हैं कि जिसमें पेरेंट्स आते हैं, खासतौर पे ऐसे भी आ रहे होते हैं, कोई दुबई से आ रहा होता है, कोई सऊदी अरब से आ रहा होता है, और उनकी जॉब्स खत्म हो चुकी होती है। तो हम सिनेरियो टू सिनेरियो जो हमारी एडवर्टाइज स्कॉलरशिप पॉलिसी होती है, हम अल्हम्दुलिल्लाह उससे भी ज्यादा बढ़ के करते हैं। तो वो हम लोग वहाँ लिटरली ना, मेरे जो पार्टनर हैं रुहील अहमद,
जो कि अकाउंट्स के शुबे से, ना वो अपनी अकाउंटिंग लगाते हैं, ना मैं अपनी मैथ्स लगाता हूँ। वो हम सब अल्लाह की रज़ा लगाते हैं और अल्लाह ताला इस चीज़ का गवाह है कि जितना हमसे हो सकता है हमारी इस्तिताअत में हम करते हैं। हाँ, जहाँ बिल्कुल हमारा हक हलाल की जो मेहनत है, जो एफर्ट लगाते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं, अपना रिस्क लेते हैं और ये सारी चीज़ें करते हैं, तो वहाँ नेचुरली जो हम बना सकते हैं वो बनाते हैं। लेकिन कभी भी ये नहीं है कि किसी के मफादात को नुकसान पहुँचा के या किसी के खिलाफ कुछ करके कोई ऐसी चीज़ें हम कोशिश करते हैं कि कभी ऐसे नहीं हो, हमसे ऐसी कोई गलती सरजद नहीं हो कि जिसकी वजह से किसी इंसान को तकलीफ हो। माशाल्लाह। So what is the teaching philosophy of Credo, and what is your vision for Credo? That's a good question. विजन तो यही है कि अफोर्डेबल क्वालिटी एजुकेशन इन दैट पार्ट ऑफ द टाउन, जिसको हम गुलशन इकबाल कहते हैं। मैं खुद वहाँ का रहायशी हूँ। अब ये होता है कि एक लोगों के जहन में एक तस्वर होता है कि क्वालिटी एजुकेशन मे बी ऑन द अदर साइड ऑफ द ब्रिज ही होती है। तो हमारा क्रेडो खोलने का 2016 के अंदर जो हमने सोचा और माशाल्लाह 2017 में कर दिखाया, वो यही था कि वही क्वालिटी एजुकेशन उस तरफ भी मिले। तो उसी तरह के पर्पस बिल्ड कैंपसेस हो, उसी तरीके से एक्स्ट्रा करिकुलर्स पे मेहनत हो, बच्चा स्पोर्ट्स पे भी हिस्सा ले। हम एक एक कैंपस जो लेते जाते हैं उसके अंदर रियल स्टेट रेंटल इट कॉस्ट अ लॉट। एयर कंडीशन क्लासरूम्स आजकल के दौर में बिजली के साथ इट कॉस्ट अ लॉट। तो लोग शायद सिर्फ उसको अपेरेंटली देखते हैं कि ठीक है इनके पास इतने बच्चे आ रहे हैं, लेकिन उनके जो खर्चे होते हैं, उसके ऊपर जो मेहनत लगती है, वो ठीक ठाक लगती है। तो हम लोग कोशिश हमेशा यही करते हैं कि बच्चों को अच्छी से अच्छी सहूलियात दें। रिसेंटली अभी हमने एक माशाल्लाह 2,500 से 3,000 गज के दरमियान एक कैंपस लिया। वो कैंपस में आई थिंक 1,000 गज जो है वो सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए, एक स्क्वॉश कोर्ट है, एक फुटसल ग्राउंड है, एक बास्केटबॉल कोर्ट है, छत पे क्रिकेट की नेट प्रैक्टिस की जगह है। तो बच्चों को आजकल मेरे ख्याल से हर कोई इतना प्रिविलेज नहीं है कि उसके पास ये सारी सहूलत हो अपने गली मोहल्ले में, अपने घरों के अंदर। हर कोई 2,000 गज के बंगले में नहीं रहता। तो स्कूल एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां उसको पढ़ाई भी बहुत अच्छी मिले, वो अपनी मेहनत भी फुल करे, टीचर्स अच्छे मिले, टीचर्स वो मिले जो आखिरी वक्त तक उसको पढ़ाएं, टीचर्स कॉम्पिटिटिव हो, टीचर्स की भी वैल्यूएशन होती है। सारी चीज़ें ऐसी होती है कि यानी एवरीवन इज ऑन द टोज इंक्लूडिंग अस। हम भी क्वालिटी एजुकेशन फराहम करें, टीचर्स भी हमारा साथ दें, हमारी मैनेजमेंट, हमारी एडमिन, दे आर ऑल ऑन द सेम ट्रैक। ऑफ कोर्स वी आर ह्यूमंस, गलतियां होती हैं इंसान से, वी ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूव फॉर द बेटर, लेकिन कोशिश यही होती है खूब से खूब तर की जस्तजू। So Shahab, tell me something. You've been an educator for such a long time, almost 20 years. Right? Student quality, students में क्या फ़र्क आया है? How have they changed, if at all? मेरे ख्याल से जो जनरेशन के अंदर जैसे जैसे फ़र्क आता गया, वो हर चीज़ के अंदर जाहिर हुआ है। चाहे पाकिस्तानी ड्रामा की क्वालिटी देख लें, हॉलीवुड की मूवीज़ की क्वालिटी देख लें, तो बच्चों के अंदर भी वो फ़र्क आया है। उसमें पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। अगर नेगेटिव अंदाज से देखा जाए तो इस सेंस में कह सकते हैं कि पहले अगर मैं एक टॉपिक समझे 5 पीरियड्स में पढ़ा लेता था, तो वही टॉपिक अब मुझे पढ़ाने के लिए 8 से 9 पीरियड चाहिए होता है। दैट्स अ हार्ड एंड फास्ट रूल। यानी इतना फ़र्क आ चुका है बच्चों को समझाने के लिए। अगर मैं शायद जिस स्पीड पे पहले पढ़ाता था, मैं उस स्पीड पे नहीं पढ़ा सकता। जितना होमवर्क पे पहले देता था, मैं उतना नहीं दे सकता, क्योंकि बच्चा डिस्ट्रैक्टेड है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ सम अदर रीजंस। उसकी ज़िंदगी आसान नहीं है। तो वो जो बच्चा डिस्ट्रैक्टेड है, उसको पढ़ाई के लिए मेहनत करना, उसको जमा करना आसान काम नहीं है। सिर्फ फ़र्क ये, जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है कि बच्चे के अंदर पॉजिटिव क्या आया, तो पॉजिटिव ये आया कि बच्चा ज़्यादा सावी है, ज़्यादा अक्लमंद है, इन द सेंस के उसको शऊर उस सेंस में तो ज़्यादा है कि उसके पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा है। वो क्लिक कर सकता है, मालूम कर सकता है, डबल चेक कर सकता है। बट अगेन ऑन द नेगेटिव साइड, जो वो चाइनीज विस्पर है कि किसी ने किसी को कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, तो राय का पहाड़ बनाना, उन चीज़ों में बच्चा ऐसी चीज़ों पे ईमान ले आएगा जिसका रियलिटी से कोई वास्ता नहीं है। लोगों को किताब पढ़ने की आदत नहीं है। लोगों के अंदर कॉम्प्रिहेंशन की जो स्किल्स है वो ओवर द ईयर्स कम हो गई। अगर आज हम उनको कोई 80s का ड्रामा दिखा दें, कोई अनवर मकसूद का अच्छा सा मैं क्लिप दिखा दें, तो उनमें से बहुत सारे हंसेंगे नहीं, क्योंकि उनको हंसने की आदत उस वक्त है कि वो जो उन्होंने कंटेंट देखा हुआ है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, उसमें पीछे से जब हंसने की आवाज़ आती है तब वो हंसते। तो वो
एक ब्रेन का लेवल आई थिंक अ नॉच डाउन कम से कम हुआ है। सटलिटी भी बहुत कम हो गई है हमारे यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि लोगों को direct। लिटरेचर ये सारी चीज़ें इसकी आदत नहीं रही, शेर व शायरी का शगफ नहीं रहा। अल्लामा इकबाल के कौन कौन से शेर मशहूर हो गए जो उन्होंने कभी कहे भी नहीं। तो वो जो ऑथेंटिसिटी का मसला आया ना, वो हर फील्ड के अंदर आया है। अब यहाँ पर जब हम लोग पढ़ाते हैं फॉर एग्जाम्पल ए लेवल्स में, तो अब बच्चा ओ लेवल्स करके आता है, लेकिन हम लोगों को अंदाज़ा है कि मुख्तलिफ टीचर्स ने मुख्तलिफ अंदाज से पढ़ाया होगा। किसी ने हो सकता है उनको क्रैकिंग द ओ लेवल सिखा दिया होगा कि ठीक है आपने ये टेक्निक सीख ली है, आपने 20 क्वेश्चन ऐसे किए, 21वां भी चांस है वैसे ही आ जाएगा, तो चले उस तुक्के में निकल गया बच्चा। लेकिन जब ए लेवल्स में आते हैं, कंटेंट इतना ज़्यादा वसी नहीं हुआ लेकिन डेप्थ बढ़ गई, तो वहाँ पे बच्चों को जब हम बेसिक्स से समझाने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारे बच्चे चौंक जाते हैं कि अच्छा मैथ्स ऐसी भी होती है। तो बहुत ही स्ट्रेंज टाइम्स में हम रह रहे हैं कि जिसमें शायद सच्ची चीज़ों को सच्चा साबित करने के लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो लोगों को हैक्स की आदत हो गई है शायद, हैक्स कि जस्ट बस हाँ, ये शॉर्टकट हो जाएगा हर चीज़ का शॉर्टकट। जी जी। तो what is technology doing to our kids, and उसका क्या हल है? मेरे ख्याल से टेक्नोलॉजी को मैं ब्लेम नहीं करूंगा, टेक्नोलॉजी कुड बी यूज इन अ गुड सेंस ऑल्सो, लेकिन किसी भी टेक्नोलॉजी या फॉर दैट पर्सन किसी और शख्स के ऊपर अंधा यकीन कर लेना कि वो जो उसने कह दिया वही सही है या एक ही तरीके का सही है, इसमें ऑप्शंस हो नहीं सकते, या बस मुझे आसान तरीका बता देना बस मेरी जान छूट जाए, तो वो जो एक इल्म की प्यास है, एक इल्म की जुस्तजू, एक उसके लिए मोहब्बत होना, वो चीज़ की कमी है। वो चीज़ बढ़ जाएगी, किताबों से एक मोहब्बत बढ़ेगी, किताब पढ़ने की आदत होगी तो लोगों के अंदर टॉलरेंस भी बढ़ेगा, दूसरों की बात समझने की सलाहियत भी पैदा होगी, वो डिसएग्री भी करेंगे तो एक एमिकेबल अंदाज से, एक फ्रेंडली अंदाज से करेंगे, झगड़ेंगे नहीं। और यही चीज़ आप देखें कि हमारे माशरे के अंदर जो मुख्तलिफ मसले मसाइल हैं उनकी जड़ यही है कि लोगों ने बस बात सुनी और उस पर एक्शन शो कर दिया, और या किसी के बारे में कोई सुनगुन मिल गई उसके ऊपर अमल कर लिया। तो यहाँ पर वही वाली बात है कि किताब से जो हम दूर हुए तो उसने बहुत सारे मसाइल को जन्म दिया, ये मेरा एक परसेप्शन है। और आप कह रहे हैं कि आजकल जो जनरेशन है, बच्चे हैं, उनकी लाइफ आसान नहीं है। उनकी लाइफ इसलिए आसान नहीं कि उनकी ज़िंदगी में डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, पूरी एक दुनिया है जो कि फ़ोन के अंदर है, जो कि स्क्रीन्स के अंदर है, राइट? तो वो उस दुनिया से बाहर निकल के हाउ डू यू मेक दिस इंटरेस्टिंग एंड सिग्निफिकेंट एंड मीनिंगफुल फॉर देम? मेरे ख्याल से ये ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, और यहाँ पे पेरेंट्स की भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है कि वो अपने फैमिली स्ट्रक्चर के हिसाब से किस तरीके से बच्चों को वो हैंडल करते हैं, वो कितना टाइम देते हैं। शायद ऐसा तो नहीं है कि पेरेंट्स बच्चों को उतना टाइम ना दे सके तो बच्चा फिर रियल लाइफ से रील लाइफ की तरफ जाता है, और शायद इसकी वजह से कि उनको कोई बंदा मिल जाता है, कोई दूसरा शख्स मिल जाता है, शायद वो उससे अपने दुख दर्द की बात करते हैं और घर में शायद वो डिस्कस ना कर सके। मुख्तलिफ वजूहात हो सकती है। मैं ऐसे ही कुछ यानी आइडियाज वही के कम अक्रॉस होते हैं, कभी कभार कुछ बच्चों के मसले मसाइल आते हैं, तो मसला वही सारा है कि हाँ, एक सोशल मीडिया हमारी ज़िंदगी का वैसे ही हिस्सा बन गया है जैसे खाना पीना, सांस लेना, हवा की ज़रूरत है, उस तरह हिस्सा तो है, मगर क्या हम उसको अपने ऊपर तारी होने देंगे या उसको कंट्रोल करेंगे? मसला वही है कि आसान नहीं है। इवन फॉर पेरेंट्स, जो पेरेंट्स होते हैं वो खुद भी बहुत सारी चीज़ों में तस्लीम करते हैं कि हाँ, हमसे भी गलती हुई, शायद हमें किताब पढ़ने की आदत होती तो हमारे बच्चे को भी आदत आती, क्योंकि बच्चे यानी आपकी नसीहत को इतना ज़्यादा नहीं देखेंगे या सुनेंगे जितना आपके अमल को देखेंगे। तो मेरे ख्याल से वो अमल में हम सबको फोकस करने की ज़रूरत है। सिर्फ हम बच्चों को ब्लेम नहीं कर सकते, सिर्फ हम सोशल मीडिया को ब्लेम नहीं कर सकते। एक ग्राउंड रियलिटी मौजूद है, मगर वही सोशल मीडिया के पॉजिटिव्स भी तो हैं, अवेयरनेस भी क्रिएट कर रहा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो शायद मेन स्ट्रीम मीडिया पे ना आ सके वो सोशल मीडिया में करता है। बस सिर्फ ये है कि टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, कि उसको उसकी ऑथेंटिसिटी कंफर्म करते हुए, और वो ऑथेंटिसिटी कंफर्म करने की सलाहियत कहाँ से आती है? किताब पढ़ने से। अब तो जो डिजिटल नेटिव generations हैं, right? The first thing that they've seen is the world inside the screens. तो उन लोगों को like what are they looking for now? अब उनका क्या like what is their aspiration?
मेरे ख्याल से इस पे जो यूएस के अंदर है साइमन सिनेक, जिन्होंने जेनजी के ऊपर बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन अपनी जाहिर की और सारा कुछ किया, तो वो वही वाली बात करते हैं कि वो डोपामीन, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, तो ये वाली सारी चीज़ें आ जाती है कि लोगों के अंदर वो सब्र वाली चीज़ नहीं रही। ओवरनाइट अमीर होना चाहते हैं। किसी बिलियनर को देख लिया, वो पोर्शे चला रहा है, वो रोल्स रॉयस में घूम रहा है, तो वो समझते हैं कि हमें ओवरनाइट ये मिल जाएगा, हालांकि उसका रियलिटी से वास्ता नहीं है। अब वो जो इंस्टाग्राम में उनके लिए एक दुनिया बना दी है, वहां से वही वाली बात है कि बचपन से बच्चों को क्वालिटी कंटेंट देखने की आदत डालनी चाहिए। उनको बताना चाहिए हमारे दीन के हिसाब से, हमारे वैल्यूज़ के हिसाब से, ये सारी चीज़ें उनको बतानी चाहिए कि ये रियलिटी है। यस, आप इस दुनिया में आपको रहना है, आपको तरक्की करनी है, आपको एक हक हलाल की मेहनत करके रोज़ी कमानी है, आपको एजुकेशन अपनी अच्छी करनी है, सारा कुछ करना है, बट वही के राइट और रॉन्ग की तमीज़ के साथ। वो जो राइट और रॉन्ग की तमीज़ होगी तो वो फिर वहाँ पे वो कहीं बहक भी रहा होगा तो फिर उसका ट्रैक में आना ज़्यादा आसान है। तो अगेन माँ बाप होना बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात है और उसका हक अदा करना आसान नहीं है। So you're also an instructional designer at the Alt Academy. So पहले तो बताएं Alt Academy है क्या? मेरे दोस्त हैं बिलाल हमीद और असद हाशिम अली, उनका ये प्रोजेक्ट है कि उन्होंने जब कोविड के ज़माने में बिलाल हमीद ने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा काम किया, यूट्यूब पे केमिस्ट्री की, ओ लेवल्स की, ए लेवल्स की बहुत सारी वीडियोस निकाली, बहुत पॉपुलर हुई। तो उनको ये आइडिया आया कि व्हाई नॉट ऑनलाइन एजुकेशन फराहम की जाए अक्रॉस द ग्लोब, और वहाँ पे उन्होंने उस डेटा के ऊपर वर्क करना शुरू किया कि यानी जो डेटा उनके पास था कि हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो उन्होंने एक स्टार्टअप स्टार्ट किया बाय द नेम ऑफ ऑल्ट अकेडमी, और उन्होंने अपने हम ख्याल, हम मिजाज, कैपेबल टीचर्स उन्होंने अपने साथ उस टीम में शामिल किए। सो फॉर्चुनेटली आई एम वन ऑफ द टीचर्स, वन ऑफ द इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइनर जो पूरा कोर्स डिज़ाइन करेंगे, और इसमें अभी बहुत सारी चीज़ों का काम बाकी है। मेरा अभी जो मैथ्स का वहाँ काम हुआ है वो ए लेवल्स के हिसाब से हुआ है, उसके 1 2 3 5 पोर्शंस आप कह लिए। प्योर मैथ्स के कुछ पोर्शन हैं, कुछ स्टेटिस्टिक्स के हैं, कुछ मैकेनिक्स के हैं। तो उसमें से मैकेनिक्स वाले पोर्शन और प्योर मैथ्स के पोर्शन में अभी तक मैंने अपने लेक्चर्स रिकॉर्ड किए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। आई थिंक नॉट एवरीवन इज कंफर्टेबल विद सिटिंग इन अ रूम और रिकॉर्डिंग इट। मुझे कोविड के ज़माने की अच्छी आदत है, तो अगर सामने कोई बैठा नहीं भी होता है तब भी मैं अपनी पूरी तवज्जो से उसी टोन में बात कर सकता हूँ। तो वो रिकॉर्डिंग की, उसकी इंग्लिश के अंदर वो रिकॉर्डिंग है, आईपैड वाली रिकॉर्डिंग है, हाई वॉइस क्वालिटी एंड एवरीथिंग। तो उसके अंदर उन्होंने ये एजुकेशन का कॉन्सेप्ट दिया कि ठीक है कुछ लोग फिजिकली जाके पढ़ेंगे, बट एट द सेम टाइम कोई अगर अच्छे टीचर्स को एक्सेस करना चाहता है इन सम पार्ट्स। अच्छा, अब हम कराची में वी आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट कि चाहे बिजनेस की फील्ड हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे लेट्स से कोई टेक्निकल फील्ड हो, तो कराची इज स्टिल वेरी वेरी अहेड ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान। एट द सेम टाइम कुछ और मुल्कों के मुकाबले में भी कराची में टीचर्स आर टू गुड। तो अ पर्सन फ्रॉम इस्लामाबाद और लाहौर, यस देयर वुड बी गुड टीचर्स ओवर देयर, लेकिन स्टिल वो जो प्रोफेशनलिज्म कराची में है ना, तो वो लोग देखते हैं कि हमें कराची वाला टीचर चाहिए। ये बहुत सारी लाहौर से या इस्लामाबाद से कॉल्स आती है, तो उनको ये चाहिए होता है। तो what we are doing at the alt के हम लोग उस चीज़ को कैश कर रहे हैं, providing the Karachi experience, providing Karachi experience to others, even as far as बांग्लादेश, मलेशिया, दुबई, यूके, तो वहाँ तक माशाल्लाह इसकी पहुँच जाती है। So अगर आप if you're reaching markets like Bangladesh and markets outside of Pakistan, तो वहाँ पर is it at all relevant या significant कि teachers पाकिस्तान से हैं? क्या पाकिस्तान के teachers do they have a reputation? मेरे ख्याल से YouTube, सोशल मीडिया, इसका ये एक पॉजिटिव फैक्टर एजुकेशन में ये है कि इट्स एन ओपन प्लेटफॉर्म फॉर ऑल। तो जो अपनी मेहनत करेगा, जो अच्छे से पढ़ाएगा, तो वो होगा। मेरे ख्याल से पाकिस्तानीज इन जनरल आर वेरी टैलेंटेड। वो वाली कोई बोस्टिंग नहीं है कि नहीं पाकिस्तान दुनिया में हर चीज़ में नंबर 1 है, वो नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम जिसका किसी का बाहर का एक्सपीरियंस, किसी का लोकल एक्सपीरियंस, कैम्ब्रिज अपना पढ़ाने का एक्सपीरियंस, तो वो कैम्ब्रिज का सिलेबस वो आपको पॉलिश करता है।
तो वो लोगों को नजर आता है कि पाकिस्तान में पास पेपर्स के ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत होती है। बाकी सारे जगहों पे ऐसा भी होता है कि हम समझते हैं कि हमने तो 10-15 साल के करा दिए, शायद ये भी कम है, बाकी लोग तो शायद 1-2 साल के पेपर्स करा देते हैं। तो वो जो पाकिस्तान वाला एक्सपीरियंस है, कराची वाला एक्सपीरियंस है, वो दूसरे मिस आउट करते हैं। तो वहां पे हमें एज हासिल होता है कि हमारा वो जो एक्सपीरियंस है दूसरे उससे फायदा उठाना चाहते हैं। एंड how do platforms like Alt Academy for example ये किस तरह compete करते हैं with platforms like Khan Academy for example? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। मेरे ख्याल से खान एकेडमी में जो चीज़ें हैं वो इन जनरल कि यानी चले आपने मैथ्स की एक चीज़ पढ़नी है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, तो आपने वो टाइप किया, आपने वो चीज़ पढ़ ली। जो ऑल्ट एकेडमी पे है वो हम लोगों ने सब्जेक्ट ओरिएंटेड किया है कि फॉर एग्जांपल ए लेवल का सब्जेक्ट है, इसके अंदर लेट्स से P3 के अंदर 9 टॉपिक्स है, इसमें डिफरेंशिएशन में इम्प्लिसिट और पैरामेट्रिक एट द सेम टाइम एक्सपोनेंशियल और ट्रिक और जो भी सारी चीज़ें अलजेब्रा, तो उसमें से हर एक के उसके हिसाब से उस सीक्वेंस में लेक्चर्स बनाए, उसमें उनके पास पेपर्स के टॉपिकल क्वेश्चंस डील किए, उसके बाद पास पेपर्स के ईयरली क्वेश्चंस डील किए। तो वो जो सीक्वेंस में चीजें लेके चलते हैं ना, वो आपको वहां रैंडमली मिलेगा। So past papers for like O levels and A levels. जी, ओ लेवल्स अभी हमने फिलहाल फोकस किया है ए लेवल्स पे, अब हम आहिस्ता आहिस्ता ओ लेवल्स पे भी जाएंगे। Do you foresee in the future Credo becoming an online platform? अभी इस वक्त हम इसी पे फोकस करते हैं कि अपनी जो फिजिकल कैंपसेस है, तो वो एक फिजिकल एस्पेक्ट बच्चे का आके पढ़ना, वो कोविड के ज़माने में एहसास हुआ, बच्चों को भी एहसास हुआ, पेरेंट्स को भी एहसास हुआ कि कितना मिस आउट किया। तो वो जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस है उसका तो मैं समझता हूँ कोई नेमल बदल नहीं है। मेरे नज़दीक ऑल्ट एकेडमी या इस तरह के जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो सपोर्ट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन कोई भी पेरेंट्स ये नहीं चाहेगा कि बच्चा बहुत ज़्यादा घर पे रहे, वो चाहेगा बाहर निकले, खेले कूदे और उसके साथ साथ ये एजुकेशन हासिल करे। तो फिलहाल अभी तो हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह ताला हो सकता है नियर फ्यूचर वी माइट ओपन अप अ यूनिवर्सिटी और समथिंग, तो इंशाल्लाह ताला विल बी थिंकिंग अलोंग दोस लाइंस। तो ये तो थे मेरे सवाल जो मेरी क्यूरियोसिटी थी, आई कुड गो ऑन एंड ऑन, ठीक है। सो बट बिकॉज ये काम कहानी है दिस पॉडकास्ट, मुझे थोड़ा सा सवाल करना है आपसे ऑन अबाउट द प्रोफेशन ऑफ बीइंग अ टीचर। तो जो उस्ताद होना, बीइंग अ टीचर, उसकी क्या मतलब व्हाट इज लाइफ लाइक फॉर अ टीचर compared to, for example, I've seen life in 9 to 5 work most of my life, right? So how is life different being a teacher? मेरे ख्याल से इसमें टीचर्स टू टीचर भी वेरी करता है। ठीक है। अगर मैं अपने कैरियर को 2 हिस्सों में डिवाइड करूं, प्री क्रीडो और पोस्ट क्रीडो, तो अगर मैं प्री क्रीडो की बात करूंगा तो वो वाली लाइफ ये थी कि फॉर एग्जांपल मैं घर से निकल गया 7-7:15 बजे, 8 से लेकर 2 या 3 बजे तक मैंने स्ट्रेट क्लासेस पढ़ाई, बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स होते गए, मे बी ट्रैवलिंग फ्रॉम वन स्कूल टू द नेक्स्ट, एक वक्त में 3 स्कूल 4 स्कूल भी भरे पढ़ाए, हफ्ते में 5 दिन भी पढ़ाया, 6 दिन भी पढ़ाया। उसके बाद नॉट एवरीवन डज दैट बट आई डिड इट, दैट वाज के दोपहर में सोना, सो के उठना, खाना खाना उससे पहले, और उसके बाद नहा धो के फ्रेश होके फिर पढ़ाना। तो मैं दिन के मेरे 2 हिस्से होते थे, फिर वो 4-1 घंटे आपने ट्यूशंस पढ़ाए, फिर आराम से आप कर गए। तो मैंने इस तरीके से किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका मुझे ये फ़ायदा हुआ कि इवन आफ्टर दिस लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी भी मैं पढ़ाता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे शुरू के बच्चे हैं वो अगर आके देखते हैं तो वो कहते हैं सर आपने हमें तो इतना अच्छा नहीं पढ़ा, हालांकि उनके लिए वही अच्छा था, लेकिन आई ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूव। तो वो आपको अगर लंबी इनिंग्स का खिलाड़ी बनना है तो अपने आप को आपके अपने जिस्म का हक अदा करना पड़ेगा। अगर आप शॉर्ट टर्म में करते हैं तो मे बी यू विल बर्न आउट आफ्टर मे बी 10 years और समथिंग। और जहां तक पोस्ट क्रीडो वाला जो एरा है उसके अंदर जो पढ़ाई है वो जैसे पहले 6-7 घंटे की दिन में होती थी, वो 4-1 घंटे की मैंने कर दी। और उसके बाद चूंकि मैनेजमेंट की चीज़ें देखनी होती है, स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेने होते हैं, HR देखना होता है, बहुत सारी चीज़ें, एडमिशंस, एकेडमिक्स, सारी चीज़ें देखनी होती है। वो एक बर्ड्स आई व्यू आपकी टीम के साथ, आपके प्रिंसिपल्स के साथ, आपके डिपार्टमेंट हेड्स के साथ करना पड़ता है। तो वो एक अलग पहलू है जो ऐड हुआ, जो कि पहले मौजूद नहीं था। पहले इट वॉज ऑल पढ़ाई, अब आपकी पढ़ाई भी है, सुबह की, कॉलेज की भी, स्कूल की भी, एट द सेम टाइम ये सारी मैनेजमेंट इश्यूज। नाउ यू आर एन एंटरप्रेन्योर। तो स्कूल्स में आई ऑब्जर्व, और ये सच बात है कि वुमेन आर डिस्प्रपोर्शनेटली ओवर रिप्रेजेंटेड इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्लासेस।
Is that changing? मेरा जहाँ तक ख्याल है प्राइमरी में तो 100% ही ऑलमोस्ट होता है वुमेन। मेरे ख्याल से जो शायद कुछ टीचर्स, फॉर एग्जांपल कोई म्यूजिक टीचर हो गया या फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स टीचर, तो वो मेल्स होते हैं। जहाँ तक मिडिल स्कूल का ताल्लुक है इट्स अ मिक्स एंड मैच। ओ लेवल्स में फिर आहिस्ता आहिस्ता मेल टीचर्स ज़रा से ज़्यादा हो जाते हैं। ए लेवल में फीमेल भी होती है मगर चंद सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा मिलेंगी आपको, लेकिन डिसप्रोपोर्शनेटली ए लेवल्स में इट्स अ मेल डोमिनेटेड फील्ड। क्योंकि is it because it pays more? नॉट नेसेसरीली मे बी उसकी वजह नहीं है। देयर कुड बी अदर फैक्टर्स, यानी शायद हो सकता है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए खवातीन ज़्यादा बेहतर पढ़ाती हैं उस एज ग्रुप के, और यहाँ पर खवातीन भी हैं लेकिन एट द सेम टाइम मेल शायद ज़्यादा ऑलरेडी इस फील्ड में थे, तो शायद ओवर द ईयर्स तो बड़ी हैं खवातीन लेकिन ज़्यादा मेल्स ही। और जो प्राइमरी स्कूल्स हैं, सो जी। जो लोग काम करते हैं प्राइमरी स्कूल्स में, टीचर्स, क्या डू दे मेक लेस मनी देन ए लेवल टीचर्स? जो फीस स्ट्रक्चर होता है छोटी क्लासेस का वर्सेस मिडिल स्कूल वर्सेस ओ लेवल्स वर्सेस ए लेवल्स, वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इंक्रीज होता है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से प्राइमरी टीचर्स का पे स्केल भी वैसे ही होता है। प्राइमरी का कम होता है, उससे ज़रा सा थोड़ा सा ज़्यादा मिडिल स्कूल का होता है, फिर ओ लेवल्स का थोड़ा सा ज़्यादा, फिर ए लेवल्स में थोड़ा और ज़्यादा। तो ए लेवल्स चूंकि दैट्स लाइक उतनी टफ पढ़ाई होती है जैसे आप समझ लें कि यूनिवर्सिटी लेवल की, और वो कम टीचर्स ही होते हैं जो वो पढ़ा रहे होते हैं, तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा एडवांटेज होता है फाइनेंशियल, लेकिन एट द सेम टाइम उसका हक अदा करना भी हर एक की बस की बात। बिल्कुल, क्योंकि वो ज़्यादा स्पेशलाइज्ड फील्ड होती है, ज़्यादा स्किल्ड ज़्यादा होते हैं उसके अंदर, आई गेस। तो शाहब, आई एम श्योर हर कोई अच्छा टीचर नहीं बन सकता, तो अच्छा टीचर बनने के लिए व्हाट आर द सक्सेस फैक्टर्स, लाइक व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन डू यू हैव टू बी? मुझे नहीं पता कि शुरू में मैं वैसा था या नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ आप चेंज होते हैं। यू ऑलवेज लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। पहली चीज तो ये है कि आपको ओपन माइंडेड होना पड़ेगा। कोई आपको बताएगा कि आपने अगर एक चीज तेज पढ़ाई है तो आप जिद में नहीं आएंगे, आप कहेंगे कि हाँ हो सकता है। आप आराम से अपना सेल्फ एनालिसिस करें कि हाँ वो वाली चीज अगर आपने पढ़ाई थी तो हो सकता है उसको ज्यादा मैं आराम से पढ़ा सकता हूँ। तो एक तो ओपन माइंडेड होना पड़ेगा, क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करनी पड़ेगी। दूसरी चीज ये है कि आपको एफर्ट लगानी पड़ेगी। आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि मैंने कुछ पढ़ा नहीं है और मैं जाके डिलीवर कर दूं। एक सिंपल सा टॉपिक ले लें, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। अब वो जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसको आप किस किस अंदाज से पढ़ा सकते हैं? तो आपको आजकल के दौर में तो लोगों को बहुत ज्यादा सहूलत हासिल है। हमारे जमाने में जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तब यूट्यूब इस तरीके से नहीं था। तो लोगों को आजकल के दौर में या किताबों से सीखे या मुख्तलिफ लोगों की वीडियोस देखे, उनसे सीखे, उससे जस्ट निकाले, अपना कॉपी कैट किसी के नहीं बने। आप किसी को कॉपी नहीं करें, अपना ओरिजिनलिटी बरकरार रखे। ये नहीं है कि अच्छा इसने यूं बताया तो मैं भी यूं ही बताऊं। तो आपको अपनी मेहनत करनी है, किसी को कॉपी नहीं करना है। आपका स्टाइल खुद ब खुद इवॉल्व होगा। और सबसे बढ़कर जिस चीज की जरूरत है मेरे ख्याल से वो पेशेंस है, कि आपको सब्र होना चाहिए। ओवरनाइट आप सक्सेस नहीं होंगे, कुछ लोग हो भी जाते हैं लेकिन नॉट एवरीवन। और कम्युनिकेशन, आपके अल्फाज का चुनाव, आपका क्लास पे एक कंट्रोल होना। ये नहीं है कि आपको एक मार्शल लॉ डिक्टेटर बन जाना है। ये भी नहीं है कि क्लास में शोर हो रहा है और आप सिर्फ बच्चों को देख रहे हैं कि कब मेरी बात कोई सुनेगा। आपको एक इज्जत, एक रिस्पेक्ट हासिल करनी होती है। बच्चा आपको रिस्पेक्ट देने के लिए तैयार होगा अगर आपके कंटेंट में जान होगी, तो वो आपको रिस्पेक्ट भी देगा, आपकी बात सुनेगा भी। आप दिल से उसके साथ मोहब्बत करते हुए पढ़ाएंगे, अपने सब्जेक्ट के साथ, उस बच्चे के साथ, नेचुरली रेसिप्रोसिटी में द सेम यू विल गेट। तो मैं समझता हूँ ये कुछ फैक्टर्स है जिसकी बेसिस पे इंसान अच्छा टीचर बन सकता है। एंड व्हाट काइंड ऑफ, लाइक जब आप अपना करियर डिसाइड कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल यू स्टडी व्हाटएवर यू स्टडीड, उसके बाद अपना करियर डिसाइड कर रहे हैं, कभी किसी को, बहुत कम लोगों को ये ख्याल आता है कि मैं चलो मैं टीचर बन जाता हूँ।
बिकॉज आई थिंक उनको कभी एक्सपोजर ही नहीं मिला होता कि व्हाट इज इट लाइक टू बी अ टीचर. What is a good? Do you think more people should sort of dip their toes into teaching and try it out? मेरे ख्याल से इट्स नॉट एवरीबडी कप ऑफ टी. एट द सेम टाइम मैं हमेशा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उन सारे टीचर्स का जिन्होंने मुझे मोहब्बत से पढ़ाया. तो बिकॉज ऑफ दैट आई कैन नाउ कॉल माई सेल्फ अ टीचर. चाहे वो मेरे ग्रेड 6 से लेकर ग्रेड 11 तक के टीचर्स हो, उससे पहले का मुझे याद नहीं है. तो वो सारे टीचर्स जिन्होंने ज़ौक़ शौक़ से पढ़ाया, उनकी कोई ना कोई बात आपको याद रह जाती है, चाहे उनका कोई हंसी मजाक का कोई जुमला हो या कोई चीज़ है. तो वो टीचर्स ने आपको पढ़ाया. प्लस यूनिवर्सिटी के अंदर जो अमेरिकन प्रोफेसर्स थे, तो वो इतने बड़े प्रोफेसर्स होते हुए भी उनको मैंने बहुत हम्बल देखा. उनके अपने ऑफिस आवर्स होते थे जिसमें आप जाके उनसे सवालात कर सकते थे. वो कभी चिढ़ते नहीं थे. एक चीज़ आप बार बार पूछते थे, वो बार बार बताते थे. तो मेरे ख्याल से वो सारी चीज़ों का आपके लाशऊर पे, आपके सबकॉन्शियस पे असर होता है. तो आप वो सारी चीज़ें आपके अंदर मौजूद होती है, वो बीज डल चुका होता है. फिर कोई एक ऐसा मौका आता है, एक टर्निंग पॉइंट आता है आपकी लाइफ में, जहाँ पे अल्लाह ताला ने शायद ये लिखा होता है कि आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे, तो वो सारी चीज़ें आपके पास पहले से मौजूद होती है. हाँ, वक्त गुजरने के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता वो एक एक करके रिवील होना शुरू होती है. तो आई थिंक दैट्स हाउ द जर्नी इज. जैसे आपने पूछा कि कैरियर डिसाइड करना, मेरे ख्याल से मैंने तो कैरियर अपना डिसाइड किया था कि मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग बनूंगा और उसी के लिए मैंने अपनी सारी मेहनत की. लेकिन मेरे ख्याल से पहले दूसरे साल में मुझे डिसाइड या काइंड ऑफ रिवील हो गया था अंदरूनी तौर पे कि शायद मैं इंजीनियरिंग मटेरियल नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लैब में इंजीनियरिंग की इतना मजा नहीं आता था. उसके थ्योरेटिकल चीजों में तो मजा आता था. कैलकुलेशंस वर टू गुड. पास पेपर्स करके या जो भी, यानी पास पेपर्स तो सेंस में नहीं होते थे, टीचर्स के जो अपने पेपर्स करके एग्जाम दे के उसमें अच्छा स्कोर करना, आई वाज गुड एट दैट. लेकिन लैब जाते हुए मुझे जरा झिझक होती थी कि ये काश आज की ऑफ हो जाए. वहां मुझे आहिस्ता आहिस्ता रियलाइजेशन हुई कि आई एम नॉट इंजीनियरिंग मटेरियल. तो इसी तरीके से कभी कभार जब बच्चे आते हैं ए लेवल इंटरव्यूज के लिए, तो उनसे मैं पूछता हूँ कि आपने इंजीनियरिंग करनी तो है, तो कभी आपने कोई चीज़ अपने घर के अंदर कोई मशीन को खोला, कोई टॉय को खोला, उसको रीअसेंबल करने की कोशिश की? तो जो कहता है कि नहीं, मैंने तो कभी कुछ नहीं किया. मैंने कहा बेटा, यू शुड रीविजिट योर डिसीजन कि ठीक है, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री लेकर आप इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं, सीएस भी कर सकते हैं. मे बी यू आर बेटर ऑफ इन डूइंग सीएस इफ यू हैव एन एनालिटिकल माइंडसेट, इफ यू आर गुड इन मैथ्स, क्योंकि सीएस के लिए मैथ्स जरूरी होती है. तो ये चीजें जो हैं, ये बच्चों को आहिस्ता आहिस्ता काउंसलिंग करने की जरूरत है. कि जरूरी नहीं है कि अगर पेरेंट्स ने कह दिया कि आप डॉक्टर बनेंगे तो आप डॉक्टर ही बन जाए. हो सकता है आपको डॉक्टर बनते हुए आपने डिग्री भी कर लेंगे, लेकिन आपको काम पे जाने का दिल नहीं चाहेगा. तो वही बात को मैं फिर से कोट करता हूँ कि एवरी सिंगल डे जब मैं काम पे जाता हूँ, तो मुझे नहीं लगता मैं काम पे जाता हूँ, मैं बच्चों से मुलाकात करने जाता हूँ, उनको कुछ सिखाने जाता हूँ, और उसके एवज एक मेरा रोजगार भी है. तो ये वाली चीज है कि पैशन आपका ऐसा होना चाहिए कि वो आपके एवरीडे आप उसको फुलफिल कर रहे हैं. तो आई कंसिडर टीचिंग एज माय पैशन, नॉट एज अ प्रोफेशन. And you're one of the lucky few, because I think not everyone has this kind of a privilege. अल्लाह की रहमत है, बस मैं यही कह सकता हूँ. कभी आपको एज अ टीचर आजकल के ज़माने में कभी इनसिक्योरिटी होती है, या फिर आपके पेयर्स को, कि ये जो जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ, ये तो दे हैव एक्सेस टू द MIT कोर्सेज, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, और तो वहाँ से वो ज़्यादा सीख लेंगे और ज़्यादा मुश्किल सवाल कर लेंगे, या फिर दे हैव बेसिकली यू आर कम्पीटिंग इन अ वे बहुत अच्छा सवाल विद द होल ऑफ द इंटरनेट. तो कभी ऐसा होता है क्या? यानी इस सेंस में तो होता है कि इंसान अपने आप को हमेशा, जब वो मेहनत करेगा, फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल देता हूँ कि अगस्त में सेशन स्टार्ट होगा. जब अगस्त में सेशन स्टार्ट होगा तो बच्चे अगले साल 2024 के अंदर वो एग्जाम देंगे. अब इस दौरान हमारे नवंबर के पेपर्स भी होते हैं, हमारे मार्च के भी इंडिया वाले पेपर्स होते हैं CI के, और फिर जून के भी पेपर्स होते हैं. तो बहुत सारे पेपर्स का आपको एक्सेस होता है. तो आपका फॉर्मेट ये होना चाहिए कि आपकी अपनी तैयारी पूरी होनी चाहिए, और एट द सेम टाइम देयर इज नो हार्म इन गेटिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम अदर्स. बहुत सारे लोग हैं यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. अगर आपने उनसे इंस्पिरेशन लेनी है तो ऐसी कोई बुरी बात नहीं है. लेकिन ऑफ कोर्स आपको कभी डरना नहीं चाहिए. अगर आपको अपना सब्जेक्ट आता है तो आप डरेंगे. हाँ, ये तो हो सकता है कि आपने एक क्लास में बच्चों को एक चीज समझाई,
और आपको उस क्लास के बाद फौरन दूसरी क्लास से आपको रियलाइजेशन हुई कि शायद मैंने जो मेथड 1 समझाया था और मेथड 2 समझाया था, तो शायद मुझे दोनों नहीं समझाने चाहिए थे, मैं एक ज्यादा शॉर्ट एंड क्रिस्प कर देता। तो वही वाली बात है कि आप जब तक अपना एहतसाब करते रहेंगे, अकाउंटेबिलिटी करते रहेंगे, तब तक आप पीक पे रहेंगे। जहां आपने ये समझना शुरू कर दिया कि मैं ही अक्ले कुल हूं, मुझे ही सब कुछ आता है, आई एम एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, दैट विल बी द स्टार्ट ऑफ योर डाउनफॉल। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हैं? लाइक डू यू वर्क ऑन देम एंड हाउ डू यू रेकमेंड दूसरे टीचर्स किस तरह से अपनी कम्युनिकेशन, क्योंकि कम्युनिकेशन इज पैरामाउंट किसी भी टीचर के लिए, तो आप बताएं किस तरह से दूसरे टीचर्स भी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर कर सकते हैं? मेरे ख्याल से शायद मैंने किताबें ज़्यादा पढ़ी, उर्दू की, इंग्लिश की, दीनी किताबें, फिक्शन। अगर मैं मूवीज भी देखता हूं तो खास कोई डायलॉग होता है उसको मैं आराम से फिर रिवाइंड करके देखता हूं, अच्छा इसने ये कहा। जैसे वो नहीं होते कुछ लोग जो मूवीज के ऊपर फोकस करते हैं, अच्छा इसने ये कहा तो एंडिंग यू होनी चाहिए, समथिंग लाइक दैट। तो मुझे उस तरह की एनालिटिकल चीजें बहुत ज्यादा अपील करती है। ऐसी सीरीज अपील करती है जिसके अंदर वो मिस्ट्री वाला एलिमेंट आता है, जिसके अंदर वो सारे कनेक्टिंग द डॉट्स वाली चीजें होती है, इन द डायलॉग्स, समथिंग लाइक दैट, समथिंग लाइक दैट। तो जैसे अभी वो मूवी आई है, आई थिंक लग चुकी है, ओपेनहाइमर। तो उसमें इंडिया का एक वेबसाइट है रेखता के नाम से, जो शेर व शायरी भी करता है। तो उसने वो लिखा था वहां पे कि मुख्तलिफ अशार उसने एक एक करके जमा किए मुख्तलिफ मूवीज के लिए, क्रिस्टोफर नोलन की मूवी के लिए। तो उसमें फिर ओपेनहाइमर के लिए लिखा कि कोई शेर है। तो कल ही मुझे मेरे कलीग थे, ग्रामर स्कूल के टीचर थे, बहुत अच्छे शख्स थे, उनका इंतकाल हो गया कुछ अर्सा पहले, मुझसे 20 साल सीनियर थे, सैयद तंजीम अहमद। तो उन्होंने एक शेर सुनाया था, वो मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता था। मुझे नहीं पता शायर कौन है, लेकिन वो शेर छोटा सा बहुत अच्छा लगता है। जर्राए फानी महरे दरख्शां, महरे दरख्शां जर्राए फानी। जर्राए फानी यानी एटम, ये सब एटॉमिक पार्टिकल, महरे दरख्शां गैलेक्सी। तो अगर आप उस सब एटॉमिक पार्टिकल या एटम को देखेंगे तो वो अपने तौर पे एक पूरी गैलेक्सी है, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, और वो घूम रहे हैं। और जब आप गैलेक्सी को देखेंगे तो इस जैसी हजारों लाखों गैलेक्सीज होंगी, कुछ का हमें पता है, कुछ का नहीं पता। तो वो क्या है? वो एक सब एटॉमिक पार्टिकल। तो वो वाला शेर मैंने वहां लिखा कि एटम बम के क्रिएटर के हिसाब से ऊपर ये था। तो वो उनके लिए बस दिल से दुआ निकलती है कि उन्होंने ये अच्छा सा शेर बताया। मुझे नहीं पता ये किसका शेर है, लेकिन वो मेरे लाशऊर में कहीं से चिपका हुआ था। तो कल मुझे मौका मिला तो मैं पहली मरतबा वहां पे लिखा, और आज पहली मरतबा आपके इस पॉडकास्ट में लोगों को सुना रहा हूँ। ब्यूटीफुल। Shahab, thank you so much for being on this podcast. It was a pleasure talking to you. Or you're doing wonderful work, and I would love to come and pay a visit at Credo. Jazakallah, It's a wonderful Jazakallah. project. Thank you for the invitation. आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा. It's the first time that I met you, और I think माशाल्लाह बहुत अच्छे से सारी चीजें गई, and मुझे भी बातचीत करके बहुत अच्छा लगा. Thank you so much, Shahab. Jazakallah. Thank you for watching Kaam Kahani. Until next time, see you with another Kaam Kahani. Take care.